हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का हम लोग का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी का जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर का, उसका PYQ कराएंगे और वो भी 2016 का। कल मैंने PYQ कराया था 2015 के एग्जाम में, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी ध्यान दीजिएगा कि केवल केवल यहाँ पे हम सॉल्व पेपर जो कराएंगे कॉमर्स का, बाकी किसी का नहीं। भाई बाकी आता ही नहीं है, केवल कॉमर्स पे ही अच्छी खासी पकड़ है। अब चलिए आते हैं मुद्दे पे। पहली चीज, PYQ कराने का मतलब ये है कि आप लोग को कम से कम जानकारी हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले जो हमारे क्वेश्चंस आते थे, आपको मैं बता दूं, 180 क्वेश्चन आते थे, जिसमें कॉमर्स का लगभग लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हुआ करता था। पीछे भी मैंने बताया है। लेकिन इस बार आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे लगभग, उसमें कॉमर्स का मैथ छोड़ दीजिए 60 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। यही कॉमर्स का पार्ट ही मेरिट डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, मैं पिछले वीडियो में एक चीज और मैंने बोला था कि जिन बच्चों को कोर्स चाहिए भाई बता दें। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे मॉक टेस्ट के लिए, कुछ फुल कोर्स के लिए। तो फिलहाल अभी मॉक टेस्ट पर वर्क चल रहा है। हो सकता है कि आज या कल में आप लोग को एप्लीकेशन पर कुछ ना कुछ चीजें आपको मिल जाए। इसलिए मेरा एप्लीकेशन जो BR कॉमर्स लिखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत ही जल्दी समझिए कुछ ना कुछ आप लोग के लिए कंटेंट आएगा। वैसे मॉक टेस्ट जब देंगे तो ये मान के चलिए कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चंस देंगे आपको। जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे वो कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको देंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 60 ही ना क्वेश्चन चाहिए, पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ तो कुछ मिल ही जाएगा, माने अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। फुल कोर्स के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं भाई, उस पर भी तैयारी चल रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ठीक ना। लेकिन अभी फिलहाल जो कंटेंट मिल रहा है उसको लीजिए, और कुछ यूट्यूब पे भी आप लोगों को करा दिया जाएगा। दूसरी चीज एक और कहना है कि भाई आप लोग के पास 50 दिन समय है, कम से कम साल भर चाहे जैसे भी घूमे, कम से कम अब भी 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा समय दीजिए, ठीक ना। बाकी सब्जेक्टों पर दीजिए, लेकिन कम से कम 5 घंटा कॉमर्स पर जरूर दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी कोर्स नहीं है, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, न ही इसमें कोई कंपटीशन है। अब समझिए कि मैं आपको बता दूं, इधर ही मैं लिख दे रहा हूं कि मान के चलिए कि आपके 100 क्वेश्चन का है, जिन बच्चों का 50 से 60 के बीच में यदि क्वेश्चन सही हो जाएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले जब जो 2015-16 में हुआ था तो मेरिट बहुत हाई नहीं जाती थी। 180 में से समझिए 50 पे इंटरव्यू की कॉलिंग हो जाती थी, 50% पे, मतलब 90 पे, 85 पे। लेकिन इसमें उस समय बच्चे थोड़ा सा ज्यादा थे, इस समय बच्चों की संख्या कम है। यहाँ तक कि 2016 में तो सीट खाली भी गई है। वो भी B.Com के साथ O लेवल मांग दिया, तो O लेवल भी बच्चों की संख्या कम है। तो समझिए कि अब तैयारी मेहनत से करिए, सिलेक्शन एकदम पक्का है। ठीक है। अब आइए हम चलते हैं मेन मुद्दे पे भाई, जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे हूँ, पढ़ाने के लिए। पढ़ाने से पहले एक चीज और मैं कहूंगा, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, बहुत कम कहते हैं, कम से कम वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप लोग देंगे तो मैं भी और भी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट लेते आऊंगा। ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, उसमें कुछ लगता नहीं है। मुद्दे पे आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी, ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी, हाँ, यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर एग्जामिनेशन 2016, बही खाता और लेखा विधि का ही पार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा है कि लेखांकन की किस रूप में कारोबार की गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाया जाता है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लेखांकन के किस रूप में, थोड़ा हट भी जा रहे हैं ताकि देख लें लेखांकन, और साथ साथ आप लोग भी आंसर देते जाइएगा जो समझ में आए। यदि गलत होगा तो आप लोग कम से कम जान जाएंगे, हम बताएंगे तो, ताकि देखते रहेंगे कि भाई कैसे कैसे ऑप्शन आप लोग बताए हैं। लेखांकन के किस रूप में कारोबार की गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाया जाता है? सामाजिक लेखांकन, लागत लेखा विधि, वित्तीय लेखा विधि, प्रबंध लेखा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 2016 में जो क्वेश्चन आया था थोड़ा लेंदी था। लेंदी का मतलब यह है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, मगर थोड़ा समय देने वाला क्वेश्चन था। देखिए,
लेखांकन के किस रूप में कारोबार की गतिविधियों का, जो हमारा बिजनेस कर रहा है उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है, गतिविधि है, उसको रिकॉर्ड बनाया जाता है, किस लेखा विधि में? तो भाई इसका आंसर है सामाजिक लेखा विधि में। इसमें तो लागत के बारे में, इसमें फाइनेंस के बारे में, इसमें मैनेजमेंट के बारे में, तो सामाजिक लेखा विधि में। पहला आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है? किस अवधारणा के अंतर्गत व्यापार के मालिक को भी व्यापार के लेनदार के रूप में माना जाता है? ये तो क्वेश्चन भरमार डिफरेंट एग्जामों में आया है। किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत व्यापार के मालिक को व्यापार का लेनदार माना जाता है? ऑप्शन क्या है? लागत अवधारणा, बढ़ा हुआ फर्म अवधारणा, व्यापार की इकाई की अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा। सोच के बताइए भाई। व्यापार की पृथक इकाई की अस्तित्व की अवधारणा, इसी को व्यापार के स्वामी को क्या माना जाता है? लेनदार माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? राजस्व मान्यता 2015 में देखिएगा मोस्टली क्वेश्चन तलपट से पूछे गए थे, थोड़ा बहुत जनरल लेजर से भी पूछे गए। इसमें हट के कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन है और भी बहुत डिफरेंट टाइप के। राजस्व मान्यता अवधारणा के अनुसार राजस्व प्राप्त करना कब समझा जाता है? ध्यान दीजिएगा कितना खतरनाक क्वेश्चन है। राजस्व माने रेवेन्यू, मान्यता अवधारणा के अनुसार राजस्व प्राप्त करना कब समझा जाता है? रेवेन्यू मतलब जो हमारी इनकम जनरेट हुई है वो कब प्राप्त करना समझा जाएगा? जब क्रेता से खरीद आदेश प्राप्त होता हो, जब माल क्रेता को वितरण हो जाए, जब माल क्रेता को सौंप दिया जाए, जब क्रेता से नगद प्राप्त हो जाए। इन तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा? सही मायने में तब होता है कि जब माल क्रेता को सौंप दिया जाता है, हाँ ये सामान है ये ले लीजिए आप, वहीं तो उसका दायित्व खत्म हो जाता है और पैसा वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्ट से है। किस अवधारणा के अंतर्गत क्षमता या प्रबंधन की गुणवत्ता का खुलासा बैलेंस शीट में नहीं किया जाता? ये भी तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पूछ रहा है कि किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्षमता या प्रबंधन की गुणवत्ता का खुलासा बैलेंस शीट में नहीं किया जाता? पूंजी माप की अवधारणा, लेखाई इकाई की अवधारणा, धन माप की अवधारणा। बताइए किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्षमता या प्रबंधन की गुणवत्ता का खुलासा बैलेंस शीट में नहीं होता है? यह मापन की अवधारणा में होता है। पूंजी वाला तो होता ही है, लिखेंगे तो लेनदार होगा तो होगा ही, धन से संबंधित बैलेंस शीट में होगा ही, माप की अवधारणा नहीं होती। अगला क्वेश्चन, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है कि एक शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम है। यदि कोई कंपनी शेयर इशू करती है और वो भी प्रीमियम पे इशू करती है, तो वो प्रीमियम की राशि क्या होती है? राजस्व प्राप्ति माने रेवेन्यू होती है, या कैपिटल रिसीप्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई प्राप्ति नहीं? बताइए क्या होती है? कैसे कैसे क्वेश्चन आए। किसी भी शेयर को जब प्रीमियम पर इशू किया जाता है, चाहे शेयर ही इशू किया जाए, चाहे शेयर प्रीमियम पे इशू किया जाए, वो हमेशा कैपिटल रिसिप्ट होती है, पूंजी प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, मशीन के निर्माण के लिए मजदूरी किसमें डेबिट किया जाएगा? एक कल वाले क्वेश्चन में भी था। मान के चलिए कि मशीन खरीदा, मशीन को स्थापित किया, उस पर कोई मजदूरी दी गई, कह रहा है कि डेबिट किया जाएगा। भाई मशीन खाता, कोई भी एसेट्स खरीदेंगे और एसेट्स पे जो एक्सपेंसेस होंगे वो एसेट्स के नाम से डेबिट होंगे, न कि वेजेस के नाम से डेबिट होंगे। कौन सा आंसर होगा? बी, मशीनरी खाता। अगला क्वेश्चन, एक व्यय राजस्व व्यय है। पूछ रहा है कि एक व्यय राजस्व व्यय है क्योंकि यह लाभ भविष्य के लिए है, यह लाभ वर्तमान के लिए है, यह छोटी राशि है, यह बड़ी राशि है। चार में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको?
यह जो लाभ राजस्व तभी व्यय माना जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तभी माना जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, तुरंत लाभ की प्राप्ति होती है, उसी साल प्राप्ति होती है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस इसीलिए किया जाता है कि लाभ कमाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां आया एक न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी भाई दिए गए हैं इसमें, ठीक है। यह जो न्यूमेरिकल दिया गया है बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। लिखा है आरंभिक स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक इतना है, खरीद इतना है माने क्रय इतना है, प्रत्यक्ष मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेज इतना है, ब्याज और ऋण इतना है, अंतिम स्टॉक इतना है। तो आपको बेचे गए माल की लागत माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बहुत सारे फार्मूले हैं, 3-4 फार्मूला। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला यूज किया जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है भाई, 8,500 प्लस परचेज दिया गया तो लिख देंगे भाई परचेज कितना दिया, 30,700। डायरेक्ट वेजेज दिया गया है, डायरेक्ट वेजेज दिया है वो कितना दिया है, 4,800। ब्याज और ऋण से कोई मतलब नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय, इसको हम जोड़ लेते हैं 0 0 0 7 5 12 और 12 8 20 8 4 12 2 14 और 3 1 4। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, 9,000। अब घटाइए कितना आया, 14 में से 9 गया 5, ठीक है 35,000। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है 35,000, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें थोड़ा समय लगने वाला हो। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है शेष परीक्षण। शेष परीक्षण का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस में वेतन और मजदूरी दर्शाया जाता है। सॉरी क्या लिखा है, शेष परीक्षण। शेष परीक्षण हाँ बताइए, शेष परीक्षण में वेतन और मजदूरी दर्शाया जाता है। बड़ा ही अजीब क्वेश्चन दिया गया है। ट्रेडिंग खाते के डेबिट में, लाभन खाते के डेबिट में, बैलेंस शीट के संपत्ति में, बैलेंस शीट के देनदारी पक्ष में। देखिए एक क्वेश्चन का मतलब है कि यदि आपका वेतन और मजदूरी कहां दिया है, ट्रायल बैलेंस में दर्शाया गया है, तो कहां दिखाएंगे। अब बताइए, वेतन मजदूरी पर आप लोग पढ़े होंगे दो चीजें, वेतन और मजदूरी लिखा है, पहले वेतन है तो लाभन खाते में, पहले मजदूरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां कहां दिखाया जाएगा भाई, सोच के बताइए, लाभन खाते। जहां हिंदी, चूंकि आप लोग को पेपर मिलेगा, हम तो हिंदी मीडियम में बता रहे हैं, लेकिन पेपर जब मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। कुछ वर्ड हिंदी के काफी डिफिकल्ट होते हैं, उसको मैच कर लीजिएगा इंग्लिश से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। परीक्षण शेष में निम्न जानकारियां दी गई हैं। पूछ रहा है कि परीक्षण शेष में निम्न जानकारियां दी गई है। जानकारी नंबर 1 में क्या है, 15% ऋण 40,000, ब्याज भुगतान 4500, लाभन खाते के नामे लिखा गया ब्याज होगा, नामे मतलब डेबिट, ठीक ना। कह रहा है लाभन खाते के डेबिट में कितना ब्याज होगा। अब सोच के बताइए भाई कितना ब्याज होगा, बताइए कितना ब्याज होगा। कह रहा है ब्याज का पेमेंट 4500, बैंक ऋण पर ब्याज है, बैंक ऋण है 40,000, 15% ब्याज। सोच के बताइए कितना होगा।
ध्यान दीजिएगा, लोन हमारा दिया गया है 40,000, इस पर 15% इंटरेस्ट, मिलाकर कितना होगा, 45 चौको 60, 6,000 रुपया तो ऋण पर ब्याज मैंने लोन हमारा पर इंटरेस्ट। इसमें कह रहा है कि इतना रुपये का पेमेंट कर दिया गया। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है, डेबिट में कितना दिखाया जाएगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस की, बताइए कितना दिखाया जाएगा। भाई जितना हमारा ब्याज होगा उतने ही ना लाभांश खाते में दिखाया जाएगा। मानते हैं कि पेमेंट 4500 कर दिया गया है, फिर भी 1500 रुपया तो हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, तो हम 1500 आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे और 4500 ये दिखाएंगे, तो मिलाकर कितना दिखाएंगे, 6000 में दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अलग ढंग से क्वेश्चन दिया गया है। डॉट डॉट से पता लगाना आसान है। क्या पता लगाना है? त्रुटि से धोखाधड़ी पता लगाना आसान है, धोखाधड़ी से गलती पता लगाना आसान है, धोखाधड़ी से त्रुटि पता लगाना आसान है, और गलती से त्रुटि पता लगाना आसान है। कौन सा ठीक है इसमें से, बताइए कौन सा ठीक? अब सपोज करिए कि यदि हम इसको माने हैं, यही सही भी है, धोखाधड़ी से त्रुटि। अब देखिए सही है, यदि धोखाधड़ी हो रहा है से धोखाधड़ी से हम त्रुटियों का पता आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक फ्रॉड नहीं होगा तब तक हमको गलती का एहसास नहीं होगा, एहसास होगा तब जो हमारी त्रुटि है उसका हम पता लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही। एक देखिए बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। गोपाल से 3600 का माल खरीदा गया, लेकिन गोपाल के नाम खाता में 6300 रुपया दर्ज किया गया। सुधार प्रविष्टि गोपाल के खाते में जमा। अब यहां पे देखिएगा, कहने का मतलब है कि गोपाल से माल खरीदा गया, इसकी एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ये एंट्री होना चाहिए। और कितना से होना चाहिए? 3600 रुपये से होना चाहिए। कितना से? 3600 से। लेकिन गोपाल के नाम खाता में 6300 रुपया दर्ज कर दिया गया, मतलब इधर हमने कितना लिख दिया भाई, नाम माने डेबिट, 6300 रुपया लिख दिया। इसकी जगह पर हमने कितना लिखा? 6300 लिखा। सुधार प्रविष्टि में गोपाल के खाते में जमा होंगे, और यदि हम इसका सुधार का लेखा कर रहे हैं तो जो ये गोपाल का खाता है इधर कितना जमा होगा? तो भाई बिल्कुल सिंपल सा है, इतना अब प्लस 3600, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये 6300 रुपया 999 होगा कि नहीं होगा? देखिए होगा, क्योंकि जब हमें इधर इतना लिखना था इतना लिख दिया गया। जब इतना लिख दिया गया तो इतना में हम इतना जोड़ देंगे तो हमारा 9900 रुपया होगा। तो कह रहा है गोपाल के अकाउंट में, ठीक ना, कितना पैसा दिखाया जाएगा? तो 9900 दिखाया जाएगा। ठीक है। परीक्षण संतुलन, ध्यान दीजिएगा, परीक्षण संतुलन में सस्पेंस खाते को दर्ज किया जाता है। अब सोच रहे होंगे परीक्षण संतुलन क्या है भाई? सोचिए, परीक्षण संतुलन क्या है? परीक्षण संतुलन किसको कहा जाता है? ट्रायल बैलेंस को, ये तो पढ़े होंगे। ट्रायल बैलेंस में हमारा सस्पेंस अकाउंट होता ही है। क्यों? जब तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिल पाता है तो जो बैलेंस होता है उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब कह रहा है कि उस सस्पेंस अकाउंट को कहां दर्ज किया जाता है? निर्माण खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में? बिल्कुल नहीं। व्यापारी खाता, ये ट्रेडिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग। व्यापारी खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट? बिल्कुल नहीं। लाभन खाता माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? माने बिल्कुल नहीं।
बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और वो भी कैसे? डेबिट में सस्पेंस है तो एसेट्स में, और लाइबिलिटीज में सस्पेंस है, सॉरी क्रेडिट में सस्पेंस है तो लाइबिलिटीज में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, बही खाता की एकल प्रवेश प्रणाली है। बही खाता की एकल प्रवेश प्रणाली है, इसके बारे में कहा गया है गलत है, ये अव्यक्तिगत है, अव्यवस्थित है, अवैज्ञानिक है और उपरोक्त सभी। बही खाता की एकल प्रवेश प्रणाली मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है भाई? सारे नियम लागू होते हैं, गलत भी है, अव्यवस्थित भी है, अवैज्ञानिक प्रणाली भी है। देखिए कितना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर एकल प्रवेश प्रणाली के तहत खातों को रखा जाता है, मतलब जनरली हमारा जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसके खातों को कैसे रखा जाता है? एकमात्र व्यापारी द्वारा, कंपनी द्वारा, समाज द्वारा, सरकार द्वारा। सोच के बताइए किसके द्वारा रखा जाएगा? सिंपल एक बिजनेसमैन द्वारा। ये तो रखबे नहीं करती है, सब डबल सिस्टम रखती है, डबल एंट्री सिस्टम। थोड़ा ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन का भाई आंसर दिया तो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। ये सीधे हम क्वेश्चन कट कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। आप थोड़ा दूर से स्क्रीन से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आंसर इसमें दिया गया है ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का जो भी इस पर आयोग ने ऑब्जेक्शन लगाया था, फिर बाद में पता नहीं हटाया कि क्या किया, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और इसका आंसर गलत दिया गया। खैर आप लोग यदि सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी आंसर इसमें से मैच नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी इनकम हमारा एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से आय और व्यय खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी? निम्न में से आय और व्यय खाते में, नीचे कुछ डिटेल दिया गया है, कितनी राशि दिखाई जाएगी? 2007 के मार्च में और 31/3/2008, ध्यान दीजिए 31/3/2007, 31/3/2008, 2 वर्षों का ये दिया गया है। ये 2007 का क्लोजिंग है, 2008 का क्लोजिंग, इस तरह से माना जाएगा। इसके लिए ओपनिंग है और इसके लिए क्लोजिंग। अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। खाद्य पदार्थों के लिए लेनदार 2007 में इतना है और 2008 में इतना है। खाद्य पदार्थों के सप्लायर को अंतिम भुगतान 2007 में इतना है और 2008 में इतना है। 2007-8 के दौरान लेनदारों को किया गया भुगतान 88,000। आपको निकालना क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी राशि दिखाई जाएगी, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये रूल होता है कि लेनदारों को किया गया पेमेंट, तो सबसे आते हैं यहाँ पे पेमेंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को पेमेंट हमने कितना किया है भाई? 88,000 किया गया, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें रूल क्या है आपका? खाद्य पदार्थों ऊपर है, खाद्य पदार्थों के लेनदार, मतलब जो लेनदार मैंने बकाया, खाद्य पदार्थों के बकाये कितने हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर प्लस इसमें जोड़ दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। ये रूल है इनका 16,900, 16,900 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 900, 8 6 14, 8 1 9 1 10। और इसमें से हम ध्यान दीजिएगा ये इंड का है, और फिर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ये ओपनिंग है। ओपनिंग का मतलब 2007 का 12,400 इसमें से हम घटा देंगे, 12,400 घटा देंगे, आएगा 500, ये 2 और ये 9। फिर इसके बाद से नीचे दिया गया है अंतिम भुगतान
खाद्य पदार्थों के सप्लायर को अंतिम भुगतान, माने सप्लायर को हम फाइनल पेमेंट किए हैं 2007 में 7500 और 2008 में कितना 6000। जो पेमेंट किया गया तो इसमें ओपनिंग पेमेंट को ऐड कर देंगे, एक तरह से इसको प्रीपेड कहा जाता है, एडवांस पेमेंट। प्रीपेड हमारा कितना है 7500, ऐड कर देंगे 0 0 7 2 9 1 10 और 9 1 10 और क्लोजिंग को घटा देंगे। क्लोजिंग पेमेंट मतलब यहाँ पे प्रीपेड से रिलेटेड कितना है 6000, घटा देंगे तो 94,000 बचेगा। यही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, शो करेंगे। देखिए ऑप्शन कहीं 94,000 का मिल रहा है, डी ऑप्शन, इसे नोट कर लीजिएगा। ये देखिए कहां से क्वेश्चन उठाया है, एक क्लब द्वारा घास की बिक्री से प्राप्त राशि को किस रूप में लिखा जाता है। एक क्लब द्वारा घास की बिक्री से, एक क्लब जहां घास की बिक्री से जो राशि मिलती है वो क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, माने आयगत प्राप्ति, संपत्ति अर्जित आय। सोच के बताइए जल्दी से क्या होती है। घास बेच रहे हैं, कोई संपत्ति थोड़े है, रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसीप्ट। अगला आय व्यय खाता दर्शाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या पता चलता है, अधिशेष या कमी, हाथ में नकदी, शुद्ध लाभ, पूंजी, अधिशेष या नकदी मतलब सरप्लस या डिफिशियंसी। थोड़ा बड़ा कर दे। अगला देखिए, ऋण पत्र धारक है कंपनी का मालिक, कंपनी का ग्राहक, कंपनी का ऋणदाता, इनमें से कौन है भाई। ऋण पत्र धारक कंपनी का ऋणदाता होता है, लेनदार भी जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन चूंकि चेंज हो चुका है, लिखा है सारणी ए के अनुसार बकाया काल की राशि पर ब्याज की दर होगी। मतलब ये शेयर का क्वेश्चन है कि कालसिंह यदि एरियर होता है तो उस पर ब्याज की दर कितनी होती है। भाई क्वेश्चन जब पूछा गया था उस समय के हिसाब से 6%, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो ये 12% ब्याज की दर होती है। ठीक है ना, याद रखे रहिएगा। कुछ छोटे भी क्वेश्चन थे, यहां पे देखिएगा, विशेष अनुमति के साथ छोड़कर शेयर जारी करने में अधिकतम छूट हो सकती है। मतलब जब शेयर जारी किया जाता है, आज तो कटौती पे शेयर इशू नहीं किया जाता है, लेकिन उस समय शेयर कटौती पे इशू किए जाते थे। तो उस समय जब किए जाते थे, पूछ रहा है कि जब शेयर कटौती पे इशू किए जाते हैं छूट पर, तो छूट की अधिकतम दर कितनी हो सकती है। तो भाई 10% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। देखिए एक न्यूमेरिकल आया फिर से, क्या लिखा है, अभी न्यूमेरिकल नहीं है। जब्त शेयरों के फिर से प्रकाशित होने पर से ज्यादा छूट की अनुमति नहीं है। हाँ देखिएगा लिखा, जब्त शेयरों के फिर से प्रकाशित होने पर, ऐसे ही क्वेश्चन भी भाई पूछा गया था कि जब्त शेयरों के फिर से प्रकाशित होने पर है से ज्यादा छूट की अनुमति नहीं है। प्रदत्त पूंजी का 10%, फिर से जारी पूंजी का 10%, जब्त शेयरों की प्राप्त राशि, जब्त शेयरों पर न प्राप्त राशि। भाई इसका सही आंसर ये वाला होगा कि जब लिखा गया है कि जब शेयरों के फिर से प्रकाशित होने पर ज्यादा छूट की अनुमति नहीं है, तो शेयर जब छूट पर इशू किया जाता है, ठीक ना, तो ऐसी दशा में जितने शेयर उसके जब्त किए गए हैं उससे अधिक राशि पर इशू नहीं किया जाएगा। शेयर जब फॉरफिटेड कर लिए जाएंगे, फिर री इशू यदि उसका किया जा रहा है तो री इशू के कंडीशन पर जितने शेयर जब्त किए गए हैं, माने जितनी राशि प्राप्त हुई है, उससे ज्यादा पर री इशू नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब्त शेयरों के फिर से प्रकाशित होने पर जब्त शेयरों का शेष हस्तांतरित किया जाता है। अब यहां देखिए, मान लीजिए कंपनी शेयर इशू की, कोई शेयर होल्डर खरीदा,
उसने कुछ ना कुछ कॉल से जमा नहीं किए, मतलब इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किए, कंपनी क्या करेगी? उसके शेयरों को जब्त कर लेगी। जब्त करने के बाद से जब्त मैंने फॉरफिटेड कर लेगी, फिर उसको रीइशू किया जाएगा। फिर फॉरफिटेड की, यहाँ प्रश्न यह है कि फॉरफिटेड की जो राशि बचेगी, जब्त राशि जो बचेगी, उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक साथी की मृत्यु पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि किसके पूंजी खाते में जमा की जाती है? मतलब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि जब एक साथी की, पार्टनर की माने मृत्यु हो जाती है, तो जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है उसे कह रहा है कि पूंजी खाते में किधर क्रेडिट करेंगे, किससे क्रेडिट करेंगे? केवल मृत साथी की, मृतक साथी समेत सभी साथियों में, नए हिस्से के अनुपात में शेष साथियों में, पुराने लाभ हिस्से के अनुपात में शेष साथियों में? सोच के बताइए। बताइए, सोच के बताइए। मृतक साथी समेत सभी साथियों में, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है। पहले तो इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भाई, इसको सुधार कर लीजिएगा, ये चीजें हमारी नहीं है, ठीक ना। एक ये है और एक ये भी है, ये चीजें नहीं है, ये गलत टाइपिंग पता नहीं कहां से आ गया है। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एक रेशियो निकालने के लिए है कि ABC, ठीक ना, के अनुपात, ABC अनुपात इसमें चेंज कर दिया है, 1 बटा कितना है भाई 5, 1/3 और 7/15। ध्यान दीजिएगा, 3 पार्टनर हैं ABC, वहां टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। जो 1/5, 1/3, 7/15 के अनुपात में लाभ में साझेदार है, मतलब तीनों इस रेशियो में अपने पार्टनरशिप में बांटते हैं। सी के रिटायर होने के बाद, सी रिटायर हो गया, उसका हिस्सा ए बी बराबर से खरीद लेते हैं, मतलब कि सी रिटायर हो गया, मतलब इसमें से ये सी कह रहा है हम जा रहे हैं, और ए बी उसके हिस्से को आधा आधा ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं। पूछ रहा है कि नए लाभ में हिस्सेदारी का अनुपात क्या होगा, मतलब नया लाभांश अनुपात हमारा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे मैं इसको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, ए का रेशियो पहले से दिया गया है 1/5, बी का दिया गया है पहले से हमारा 1/3 और सी का दिया गया है पहले से हमारा 7/15। ठीक है, पहले तो ये नीचे का हर बराबर नहीं है तो इसे हम बराबर करेंगे। अब बराबर यदि हम करेंगे तो तीनों का एलसीएम आएगा हमारा 15, 5 तिहाई 15, 3, 3 पचे 15, 5 और 15 का 15, ये हो जाएगा 7। इस तरह ए बी और सी का हमारा अनुपात होगा 3:5:7, ये होगा। अब इसमें से कह रहा है कि ये भाई हम जा रहे हैं, मतलब सी जा रहा, लेकिन जो सी जा रहा है उसमें से उसका हिस्सा कितना हो जाए, 5 3 8 7 15, 7/15 है ना। इसमें से ये कह रहा है कि हम आधा लेंगे और बी कह रहा है कि हम आधा लेंगे, तो 1/2 दोनों ले लिए, तो बराबर कितना हो जाएगा 7/15 दूनी 30। ये ए का भी इतना है और बी का भी इतना, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या होता है, अब ए का ऑलरेडी पहले से अनुपात कितना था, 3/15 था, इसमें से आपका 7/30 और जुड़ गया, मिलके अब इसका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये 30, ये हो जाएगा 7, 7 6 हो जाएगा 13/30। और बी का हमारा कितना अनुपात है, पहले से हमारा दिया गया, यहां देखिए 5/30 और इसमें से ये उतना ही 7/30 इसका भी है, बराबर हमारा एलसीएम हो जाएगा 30, सॉरी 5/15 है ना, 5/15, तो ये 30 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 15 दूनी 30, 5 दूनी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7, बराबर कितना हो जाएगा 17/30। इस तरह ए और बी का नया अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 13:17। तो सी के जाने के बाद से ए बी का अनुपात कितना होगा 13:17, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही।
ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए व बी दो संबंधी 1 के अनुपात में लाभ हिस्सा लेते हैं और सी को लाभ का 1/4, मतलब कह रहा है ए बी पहले से पार्टनर है जो 2:1 में बांटते हैं, लाभ में हिस्सा लेते हैं और सी को उन्होंने साझेदार बनाया जो उसका हिस्सा 1/4। आगे कह रहा है सी अपने हिस्से का 3/4 ए से लेता है और 1/4 बी से अधिग्रहित करता है, मैंने लेता है। तो पूछ रहा है नया अनुपात क्या होगा। ये भी एडमिशन का है, दो पहले से पार्टनर है, तीसरा एक आ गया, उसका हिस्सा 1/4 है, लेकिन वो 1/4 हिस्सा कहां से मिलेगा, तो ए से मिलेगा इस 1/4 का 3/4 और बी देगा उसको 1/4। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए। सबसे पहले हम इधर सॉल्व करेंगे कि ए का रेशियो कितना है, 2:1, 2/3। बी का रेशियो कितना है, 1/3। सी आ गया भाई, सी का हिस्सा कितना है, 1/4। 1/4 हिस्से के लिए साझेदार के लिए में स्वीकार किया। सी अपने हिस्से का 3/4 ए से लेता, कहता है कि हम 1/4 है उसमें से 3/4 हम लेंगे ए से और 1/4 लेंगे बी से। पूछ रहा है नया अनुपात बताइए। भाई है तो टिपिकल, बताइए कैसे बनेगा, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि सी ए से कितना लेगा। सी का हिस्सा टोटल हमारा 1/4। तो ये क्वेश्चन है कि ए से लेगा कितना लेगा, यही आपको जानना। ए से ले रहा है कितना, ए का हिस्सा हमारा कितना है, 2/3। कह रहा है कि हम तो भाई 3/4 लेंगे ए से। किससे लेगा, किससे लेगा, ए से। लेकिन इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको आपको करना पड़ेगा। थोड़ा इसको हम ब्लर करते हैं, शुरू से इसको करते हैं, ध्यान दीजिए। ए का रेशियो 2/3, क्योंकि 2:1 है तो हम 2/3 और बी का हमारा होगा 1/3। ठीक है। सी का हिस्सा ऑलरेडी कह रहा है 1/4 है, तो इसमें से ये देगा सी को 1/4 का 3/4, 1/4 का 3/4 बराबर हो जाएगा 3, 4 चौको 16। यह देगा ए, किसको देगा, सी को देगा, और बी कितना देगा, उस 1/4 का 1/4 देगा। 1/4 है ना, तो 1 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। यह किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। बी के थ्रू सी को मिला 1/16, ए के थ्रू सी को मिला 1/16। अब क्वेश्चन है कि सी को दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई। अब यहां पे इसको हम यहीं पे ब्रेक भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे जैसे बढ़ाना है हमको तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसको ए से मिल रहा है कितना, 3/16 और बी से उसको मिल रहा है कितना, 1/16। ये टोटल जोड़ेंगे तो 1/4 ही होगा, ठीक है ना। इसलिए इसको सी के हिस्से को छोड़ दीजिए, उसको तो 1/4 मिलना ही मिलना था। लेकिन अब बारी आती है ए का। ए का रियल में 2/3 था। जब इस अपने हिस्से में से उसको 3/16 दे दिया, कितना दे दिया, 3/16 दे दिया। 3/16 उसको दे दिया तो इसके पास बचा कितना, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, एलसीएम हो जाएगा। 3 से 16 दूनी 32, 16 तियां 48,
16 और 16 दूनी हो जाएगा 32। ठीक है, और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 तरीका हो जाएगा 9, बराबर 12 में से 9 गया 3 और यहां बचेगा 2, 23/48 बचेगा। तो बी के पास कितना बचेगा? बी का हिस्सा ऑलरेडी 1/3 था, बी सी को दिया है 1/16, 1/16, एलसीएम हो जाएगा 48, 16 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 13/48, और सी को सबसे मिलाकर 1/4 तो मिल गई किया। इस तरह हमारा ए बी सी का नया अनुपात हमारा कितना होगा 23/48, 13/48 और 1/4। सबका हम एलसीएम ले लेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 रेशियो 48 करने 48 से 13 रेशियो 4 करने 4, 4 दूनी 8, 12। आंसर हमारा आएगा 23 रेशियो 13 रेशियो 12। अब देखिए इसमें कहीं दिख रहा, ये ऑप्शन सही है। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए एक और न्यूमेरिकल आया आपके सामने कि ए बी दो संबंधी एक के अनुपात में लाभ के हिस्से में साझेदार है। सी को भविष्य में हुए नहीं है कुछ लाभ के हिस्से के रूप में साझेदार स्वीकार करते हैं। नया अनुपात क्या बताइए। क्वेश्चन में मिसिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे 1/3 हिस्से के लिए 1/3 हिस्से के लिए साझेदार के रूप में स्वीकार करते हैं। नया लाभ अनुपात बताइए। अब यहां कैसे बनेगा? ए का रेशियो कितना है 2:3, 2/3, और बी का कितना है 1/3। सी का हिस्सा कितना है? सी जब आया तो कहा गया 1/3 देंगे, लेकिन 1/3 कौन देगा? ए देगा और बी देगा। सपोज करिए कि 1 रुपया लाभ हुआ तो सी को मिला 1/3, तो बच कितना गया 2/3। इस 2/3 में ए भी है और बी भी है, तो हम ए का रेशियो ज्ञात करेंगे। ए का पहले से है 2/3, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 2/3 का, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तरीका 9। बी को कितना मिलेगा भाई? 1/3 पहले से है और 2/3 ये आ गया, 2 एकन्ने 2, 3 तरीका 9। और सी का ऑलरेडी कितना दिया गया है 1/3 दिया गया। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी सी तीनों का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/9, इसका हो जाएगा 2/9 और इसका 1/3। सबका एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। तो ये हो जाएगा 4:2:3 तरीका 9 बराबर अर्थात 4:2:3। ये हमारा किसका आंसर आएगा? ये आपका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस एग्रीमेंट के अभाव में लाभ से हिस्से के नए साझेदार रूप में कौन योगदान करेगा? यह स्पष्ट है कि पुराना साझेदार योगदान करेगा। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। इस क्वेश्चन का मतलब है एक्सप्रेस एग्रीमेंट के अभाव में, मतलब पार्टनरशिप डीड के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में कह रहा है लाभ के हिस्से में नए साझेदार के रूप में कौन योगदान करेगा, जबकि अस्पष्ट है पहले से, माने पहले से कोई क्लियर नहीं है कि पुराना साझेदार योगदान करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसी दशा में बराबर साझेदारी के रूप में, माने साझेदारी संलेख नहीं है तो वहां पे लाभ हानि को कैसे बांटा जाएगा? सीधा सा क्वेश्चन ये है। उनकी पूंजी के अनुपात में, उनके लाभ के हिस्से के अनुपात में, कोई अनुपात में नहीं। सोच के बताइए कौन सा होगा आंसर, सोचिए। 29 क्या सोचे? साझेदारी संलेख के अभाव में है तो लाभ के हिस्से के अनुपात में बढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर मैच फंड है तो मैच के खर्चों व आय स्थानांतरित होगी। मतलब कह रहा है कि यदि हमारा कोई मैच फंड है तो मैच के जो एक्सपेंसेज वो इनकम है वो कहां ट्रांसफर होंगे भाई? आय व्यय खाते में, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में, बैलेंस शीट के देनदारी पक्ष में, दोनों आय व्यय खाता और बैलेंस शीट सब में। सोच के बताइए कहां जाएगा? यदि मैच फंड है तो फंड हमेशा बैलेंस शीट के देनदारी पक्ष में जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही समझिए कि जटिल क्वेश्चन था 2016 वाला। अगला कह रहा है वर्तमान वर्ष की अग्रिम प्राप्त सदस्यता है, मतलब चालू वर्ष की जब एडवांस हमारी मेंबरशिप जो रिसीव हुई है वो क्या है? इनकम है, एसेट्स है, देनदारी है, कोई नहीं है। सोच के बताइए।
कहाँ जाएगा? अग्रिम प्राप्त सदस्यता जो हमारी है वो देनदारी होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, किस मूल्य ह्रास की विधि को निवेश के लिए लागू किया जाता है? मतलब पूछ रहा है कि ह्रास की किस मेथड को इन्वेस्टमेंट के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। वार्षिक मूल्यांकन, ह्रास संतुलन, निश्चित किस्त, ऋण शोधन किस्त। तो भाई वार्षिक मूल्यांकन किस विधि का प्रयोग इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। अगला है, देखिएगा ये बहुत इस समय क्वेश्चन ये नहीं चल रहा है, लेकिन पहले बहुत ट्रेंड में चलता था। गैर बैंकिंग कारोबार में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती थी? जैसे पहले जब हमारा कंपनी अधिनियम 1956 था, तो वहां पे देखिएगा सामान्य साझेदारी में न्यूनतम 2 अधिकतम 20 होते थे, और बैंकिंग साझेदारी में न्यूनतम 2 अधिकतम 10 होते थे। तो गैर बैंकिंग कह रहा है, इसका मतलब सामान्य साझेदारी। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर आपका ये बी है। लेकिन अब तो 1956 कंपनी अधिनियम खत्म हो गया, 2013 चल रहा है। अब यहाँ पे पूछेगा कि सदस्यों की संख्या साझेदारी में कितनी है, तो 50। बीच में 100 भी किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 50 चल रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जारी सामग्री के मूल्यांकन का सही तरीका है? बताइए। सामग्री के निर्गमन में जब सामग्री का मटेरियल इशू किया जाता है, तो उस समय मटेरियल के मूल्यांकन का सही विधि नहीं पूछ रहा है, सही विधि नहीं है भाई। फीफो विधि बिल्कुल बेस्ट विधि होती है, लिफो विधि बेस्ट विधि होती है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड बेस्ट। एवरेज जो प्राइस मेथड होता है ये उतनी स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है। मेथड तो चारों है, लेकिन सही तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बैंक अपने धन का निवेश करती है। बैंक अपने धन का निवेश कहाँ करती है? निश्चित निवेश में, मौजूदा निवेश में, लाभदायक निवेश में, उपरोक्त किसी में भी नहीं। तो भाई सही इसका आंसर होगा, कोई भी बैंक बिना फायदे के लिए नहीं चलती है, और जहां उसको फायदा होता है वहीं इन्वेस्टमेंट करती है, बाकी किसी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही। और देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ गया। कह रहा है विनय और विनोद ने 40,000 रुपया लगाया और ये 45,000 की पूंजी से व्यवसाय शुरू किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ महीने में विकास भी उनसे जुड़ा और 50,000 रुपये कैपिटल लगा के 3 पार्टनर हो गए। पहले से 2 पार्टनर थे, 40,000 लगाया, एक 45,000 लगाया, एक थर्ड पार्टनर आ गया, वो 50,000 लगाया। साल के अंत में तीनों ने साथ साथ काम किया, पूरे साल तीनों काम किए, और 21,300 रुपए के लाभ में विकास का हिस्सा है 6,000। मतलब उस साल उसे 21,300 रुपए का लाभ हुआ। कह रहा है कि विकास का हिस्सा 60,000 रुपये हुआ। कितने महीने के बाद विकास व्यापार जुड़ा? तो पूछ रहा है कि कितने महीने के बाद विकास व्यापार में जुड़ा था कि उसे 6,000 रुपया मिला। अभी बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन है भाई। इसका तो आंसर आयोग ने जो जारी किया है वो कैसे निकाला है, निकाल लीजिएगा आप लोग। कहा है कि 4 महीने ही विकास जुड़ा था, ठीक ना। ये क्वेश्चन है, इसका अजब ढंग से फार्मूला है, ठीक ना, मैथमेटिकल तरीके से निकालेंगे, लेकिन 4 महीने में आयोग का आंसर दिया गया। इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप। हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। परीक्षण संतुलन में ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है कि देनदारी माने डेब्टर्स 24,000 है, और डूबत ऋण मतलब बैड डेबिट जितना है। डूबत ऋण रिजर्व हमारा दिया है 324 रुपया है, और कह रहा है नीचे देनदारों पर 10% संदिग्ध ऋण का संचय बनाने के लिए कह रहा है कि लाभहानि खाते में कितने राशि डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते होंगे कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इधर डेबिट साइड लिखते हैं, इधर क्रेडिट साइड लिखते हैं। डेबिट में हम क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो पहले तो देखेंगे कि देनदारों पर प्रोविजन हमारा कितना। देनदारों पर देनदारी हमारा दी गई है 2400 रुपए के, 10% के उस पर प्रोविजंस दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ गया, देनदारों पर 10% संदिग्ध प्रोविजन ऑन डेब्टर्स हमारा कितना है 2400 रुपये का है, इस पर 10% निकाल देंगे, 240 रुपये आ जाएगा। फिर इसके बाद से हमारा बैड डेब्ट्स भी दिया गया है, प्लस इसमें हम जोड़ देंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है 221 रुपीज 164। अब इसमें से माइनस कर देंगे जो रिजर्व डाउटफुल रिजर्व
डाउटफुल रिजर्व। ये आप चाहे तो किसी भी बुक का जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो उसमें डेप्टर्स पर जो एडजस्टमेंट है उस पर देख लीजिएगा। डाउटफुल रिजर्व को हम घटा देंगे, कितना है 324 रुपया घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7, 5 में से 2 गया 170 रुपये। देखिए ऑप्शन में होगा कहीं, सॉरी 3 होगा ना, 137 रुपया, 137 रुपया आंसर आएगा। आगे कह रहा है कि अवलोकित बिल की रियायती अवधि है। बिल अवलोकित किया गया मतलब रियायती दिन कितने दिन का होता है भाई, 3 दिन का रियायती दिन होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। अगला है आय को किस आधार पर मापा जाता है, इनकम को किस आधार पर मापा जाता है। मिलान अवधारणा, स्थिरता अवधारणा, लागत अवधारणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर इनकम का हम वैल्यूएशन करते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि दान के रूप में दिया गया 7,000 रुपए का माल क्रेडिट किया जाएगा। अब देखिए दान, कोई माल है 7,000 रुपए का दान में दे दिया, कह रहा है उसे माल क्रेडिट किया जाएगा। किस खाते से, बिक्री खाते से, खरीद खाते से, दान खाते से, ट्रस्टी खाते से। खरीद खाते से, क्यों, माल दान में देता है तो परचेज हमारा कम हो जाता है, तो क्रेडिट हमारी परचेज अकाउंट से किया जाएगा। ये देखिए ये अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों पर विचार करें। क्या दिया है, प्रीपेड सैलरी, उपार्जित ब्याज, ऋण, लघु अवधि का, बैंक ओवरड्राफ्ट। वर्तमान देनदारी में शामिल होगा। अब सोचिए वर्तमान देनदारी में शामिल होगा, क्या शामिल होगा भाई, सोच के बताइए आप लोग। देनदारी का मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां देनदारी का मतलब डेप्टर्स नहीं है भाई, देनदारी का मतलब है लाइबिलिटीज। अब वर्तमान देनदारी का मतलब है करंट लाइबिलिटीज। ये मत सोचिएगा एसेट्स, ये हमारा एसेट्स है, वो भी करंट एसेट्स है, ये भी हमारा एसेट्स है। लघु ऋण जो दिया है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है, वो भी करंट लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लाइबिलिटीज होती है, तो यही दोनों ना होगा। तो देखिए 3 और 4 कहाँ है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में फर्क है, जहां कंफ्यूजन हो इंग्लिश मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च 2009 को मशीन का शेष कह रहा है इतना, कोई मशीन है पहले से खरीदी गई, जो 31 मार्च को उसका बैलेंस दिखा रहा है 97,200। मशीन को खरीदने की तारीख 1 अप्रैल 2007 बताई जा रही है। कह रहा है कि मशीन ये जो आज के डेट में उसका बैलेंस 97,200, ये मशीन 1 अप्रैल 2007 को खरीदा था। मूल्यह्रास शेष पद्धति मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के द्वारा इस पर 10% प्रति वर्ष ह्रास काटा जाता है। आगे कह रहा है 1 अप्रैल 2007 को मशीन की कीमत कितनी होगी। भाई इसको निकालने का सीधा सा तरीका है, देखिएगा ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं सीधा निकलता है तो उल्टा निकाल लीजिए। 1,20,000 होगा, कैसे, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि 1 अप्रैल 2007 को यदि मशीन की वैल्यू हमारी 1,20,000 होगी, ऑप्शन देख के भी लगाया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब सीधे सीधे निकाला जाए। इस पर फर्स्ट ईयर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए 10%, तो ये हमारा आ जाएगा 12,000, ये हमारा हो जाएगा 1,08,000। ये जो बैलेंस आएगा हमारा 1 अप्रैल 2008 का आएगा। फिर इस ईयर में डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन 10% इसका, ये हो जाएगा इतना, हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 200 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 97,200। ये बैलेंस हमारा आएगा 1 अप्रैल 2009 का। 1 अप्रैल 2009 या 31 मार्च 2009, बात एक ही। इसका मतलब हमारा बेसिक प्राइस इसका कितना होगा, 1,20,000। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है खाता धारक के द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान का प्रवेश कराया जाएगा। देखिए खाता धारक के द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान का प्रवेश कराया जाएगा। चेक जारी करते समय पासबुक में, भुगतान के लिए बैंक में पेश करते समय पासबुक में, चेक जारी करते समय कैशबुक में, और बी और सी दोनों। सोच के बताइए, हट जा रहा है क्वेश्चन, आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। खाता धारक के द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान का प्रवेश कराया जाएगा। कब भुगतान का प्रवेश कब कराया जा सकता है, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर हमारा ये डी सही होगा।
भुगतान के लिए बैंक में पेश करते समय पासबुक में और चेक जारी करते समय कैश बुक में। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? डी। बहुत कठिन वर्ड था 2016 में। अगला कह रहा है कि परिशोधन कमीशन को खारिज करने से संदर्भित है। परिशोधन को खारिज करने से संदर्भित घट संपत्ति, बर्बाद संपत्ति या मूर्त संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति। तो भाई इसको काल्पनिक संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। अगला कह रहा है कि प्रतिकूल बैंक बैलेंस का मतलब क्या है? प्रतिकूल बैंक बैलेंस का मतलब क्या है? बैंक कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक में डेबिट बैलेंस, कैश बुक में अनुकूल बैलेंस। सोच के बताइए 45 का आंसर क्या होगा? प्रतिकूल बैंक बैलेंस का क्या मतलब होता है? कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस जब आता है तब प्रतिकूल होता है, और डेबिट बैलेंस आता है तो क्या होता है? अनुकूल होता है। एक अच्छा क्वेश्चन कि बही खाता के संस्थापक लुकास पेसियोली द्वारा प्रकाशित बही खाता की पहली पुस्तक का नाम क्या है? बही खाता की पहली पुस्तक क्या है? डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। ठीक ना, ये तो सबको मालूम है, हर अकाउंटिंग के बुक में पहले ही पेज पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि यदि परिपक्वता माने मैच्योरिटी की नियत तारीख से पहले कोई बिल स्वीकार करने के उपरांत भुगतान कर दिया जाता है तो भुगतान की गई राशि तथा बिल की राशि के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, कोई मैच्योरिटी डेट है, हमें पेमेंट करना है 10 महीने बाद, हम बीच में ही पेमेंट कर दे रहे हैं, तो दोनों बिलों के बीच में पेमेंट जो हो रहा है दोनों टाइमों पे, यदि वहां पेमेंट करते तो कुछ और देते, पहले पेमेंट करते तो कुछ और करते। मान लीजिए कि 10,500 हमको 10 महीने बाद या 5 महीने बाद पेमेंट करना है, और 3 महीना बाद यदि हम पेमेंट करते हैं तो 10,000 में पड़ जाएगा। तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ उसको क्या बोलते हैं? तो भाई उसको रिबेट बोला जाता है, छूट। छूट नहीं बोला जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में रिबेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13/7/2009 को एक्स ने वाई पर 30 दिन के लिए 25,000 रुपए का बिल ड्राफ्ट कराया। बिल की नियत तारीख क्या हो? ध्यान दीजिएगा, एक्स ने वाई पर 30 दिन के लिए बिल लिखा 13/7/2019 को। कब लिखा है? 13/7/2019 को। अब यहां पे देख लीजिए 7वां महीना, तो 13 से लेकर 7वां महीना 31 का होता है, तो 18/1/19 दिया है, और अगले 30 दिन पूरा करना है तो अगले महीने में कहाँ जाएगा? 11/8/2019 में 11, तो मिलके कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसके बाद यदि बिल है तो 3 डे ग्रेस पीरियड जोड़ा जाता है, रियायती दिन, तो ये हो जाएगा 33, तो ये 11 से 3 क्या हो जाएगा? 14, ये 14 अगस्त दिया गया। नोटिंग चार्जेस, क्वेश्चन में है कि नोटिंग चार्जेस अंततः किसके द्वारा वहन किए जाते हैं? आहर्ता के द्वारा, अदाकर्ता के द्वारा, प्रापक के द्वारा, बैंक के द्वारा। बताइए नोटिंग चार्जेस किसके द्वारा दिए जाते हैं? नोटिंग चार्जेस कौन देगा? अदाकर्ता देगा, पेमेंट करने वाला जो बिल को एक्सेप्ट करेगा। अगला, मूल्य ह्रास की गणना किस तिथि से की जाती है? संपत्ति की तारीख से, व्यवसायिक परिसर पर संपत्ति की प्राप्ति से, संपत्ति के इस्तेमाल करने से, और संपत्ति की स्थापना से। बताइए डेप्रिसिएशन की गणना हम किस तारीख से करते हैं? ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन कब होता है? किसी नई संपत्ति का निरंतर प्रयोग के कारण और समय व्यतीत होने के कारण उसके मूल्य में जो कमी आती है उसी को हम ह्रास या डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जैसे ही किसी संपत्ति का हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, यहां से डेप्रिसिएशन हमारा शुरू हो जाता है। वैसे नियमतः तो आप लोग खरीदेंगे तभी से शुरू हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण में कैश बुक के अनुसार बैंक बैलेंस का पता लगाइए। देखिएगा, कैश बुक के अनुसार आपको बैंक बैलेंस का पता लगाना है। लिखा है कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपया है, अर्थात ओवरड्राफ्ट एज पर
कैश बुक कितना है 5000। लिखा है कि बैंक में चेक जमा हुआ परंतु क्रेडिट नहीं हुआ, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ये कहां जाएगा भाई, लेस में जाएगा, लेस में जाएगा। चेक क्रेडिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, 3000 रुपये, ये लेस की एंट्री है। 3000 नहीं है, 2000 है भाई, 3000 शेष बचेगा। ये जो 3000 रुपया आया ये क्या है, अनुकूल बैलेंस है ना भाई, ओवरड्राफ्ट है, माइनस में है। अनुकूल बैलेंस 7000 है ना, ओवरड्राफ्ट का 7000 ना, ये 3000 होगा, ओवरड्राफ्ट होगा कितना 3000 रुपया। पासबुक का हो जाएगा, कैश बुक से लेकर शुरू किए हैं। निम्न में से कौन सा ट्रायल बैलेंस की डेबिट तरफ आता है, देखिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट तरफ, मान लीजिए ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, दो पक्ष होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। अब बिक्री सेल्स, सेल्स तो भाई हमारा क्रेडिट में जाएगा, पूंजी ये भी क्रेडिट में जाएगा, खरीद वापसी ये भी क्रेडिट में जाएगा, बिक्री वापसी ये भाई डेबिट में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, खरीद पुस्तक में रिकॉर्डिंग की जाती है, परचेज बुक में किस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, व्यापारिक छूट घटाने के बाद, व्यापारिक छूट जोड़ने के बाद, नगद छूट घटाने के बाद, नगद छूट जोड़ने के बाद। सोचिए परचेज बुक में लेखा किया जाता है व्यापारिक छूट घटाने के बाद कि जोड़ने के बाद कि नगद छूट घटाने के बाद कि नगद छूट जोड़ने के बाद, सोच के बताइए। व्यापारिक छूट घटाने के बाद से एंट्री की जाती है, व्यापारिक छूट का लेखा पढ़े होंगे, पुस्तकों में नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला, मकान की वापसी पर खरीदार द्वारा भेजा गया नोट क्या कहलाता है, सॉरी मकान बोले, सामान की वापसी पर खरीदार द्वारा भेजा गया नोट, कोई सामान की वापसी हो रही है, कोई सामान वापस किया गया पर खरीदार द्वारा भेजा गया नोट को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट, डेबिट नोट, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या बोला जाएगा, बहुत अक्सर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डेबिट नोट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, कि यदि एक सौदे में डेबिट के साथ क्रेडिट पहलू भी कैश बुक में दर्ज कर रहे हैं तो यह कहलाता है, मतलब ये कोई ट्रांजैक्शन होता है डेबिट के साथ क्रेडिट भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विपरीत प्रविष्टि, यौगिक प्रविष्टि, आरंभिक प्रविष्टि, समायोजित प्रविष्टि। बताइए क्या कहा जाता है, बहुत सिंपल है। जब हम कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन होता है डेबिट के साथ, उतने ही से हम क्रेडिट कर लेते हैं, सेम एंट्री, जैसे बैंक में पैसा जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा निकाला कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, कंट्रा एंट्री बोलते हैं, विपरीत प्रविष्टि। इस तरह आप लोग के एग्जाम में, जो आपका एग्जाम हुआ था 2016 में असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर का, उस 180 क्वेश्चनों में से 55 क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया था, कॉमर्स से पूछा गया। और इस समय जो 2016 में एग्जाम हुआ था तो सबसे यदि हार्ड कोई आया था तो कॉमर्स ही आया था, उसे पूरा पेपर ही हार्ड था, मगर कॉमर्स का भी अपने आप में एक दमदार पार्ट था। तो आज के समय में मैं आपको बता दूं कि अब जो एग्जाम होंगे तो केवल 100 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस 100 में से मैं छोड़कर 60 क्वेश्चन तो कॉमर्स के आना, क्योंकि कॉमर्स का पार्ट अब बढ़ा दिया गया है, इसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह जो आता था पहले वो सब नहीं आएगा, उसकी जगह पर बस थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल है, कंप्यूटर है, बस यही चीज दिया गया है, ठीक ना, मैथ थोड़ा सा है, तो 60 क्वेश्चन तो है ही है। तो भाई कॉमर्स पर पकड़ बनाइए और देखते हैं यदि मॉक टेस्ट बन जाता है तो जल्दी से जल्दी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आज का क्लास खत्म हो गया, लेकिन वीडियो जब देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि जैसे अच्छा रिस्पांस देंगे तो आप लोग के लिए और भी ढेर सारा कंटेंट लेके आएंगे, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, बाय।